हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि ऑफिशियल जोन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन जो आप सभी के पास सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडिएवल पीरियड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन 100% हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको किस तरीके से इस टॉपिक में लिखना है, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे आपको इसको कंटिन्यू रखना है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा सोर्सेज, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। चलिए बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पे बहुत वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं लिंक, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं कि वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मेडिएवल पीरियड के बारे में एग्ज़ाम में आएगा और 100% आता है आपको अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड, वैदिक काल के बारे में आप सभी ने सुना है, जहाँ पे आपको इसका टाइम पीरियड भी पता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड होता है। और आप इसको जानते हो कि हम वैदिक काल को आपके 2 पीरियड में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अर्ली वैदिक पीरियड और एक होता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। और ये जो आपको टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, ये हम 2 पीरियड के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, एक अर्ली और लेटर में। और आपने ये चीज़ देखी है कि अर्ली, जिसको आप और किस नाम से जानते हो, ऋग्वेद पीरियड के नाम से भी जानते हो, ठीक है, ऋग्वेदिक काल के नाम से भी आप जानते हो, तो ये आप जानते हो। लेकिन ये भी चीज़ याद रखना कि अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में जो आपके बाद का जो ये वैदिक काल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन दोनों का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। ये जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का, अर्ली का अगर आप सभी को पता भी होगा ऑलरेडी कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी तक का इसका टाइम पीरियड होता है। और आपके लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का होता है, ठीक है। अर्ली और लेटर में दोनों के समय पर आपको इसकी इकोनॉमी, सोसाइटी सब कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, वैदिक पीरियड आप लोग जानते हैं कि ये आपका किसका पीरियड है, ब्रोंज एज का पीरियड है, ठीक है, आपके इंडस वैली के बाद का पीरियड है। हिस्ट्री थोड़ा बहुत आप सभी ने पढ़ा होगा। तो वेद का मतलब सबसे पहले आपको बताना है, इसका मतलब क्या है, नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देखोगे, आप वैदिक पीरियड का जो वेद है, और आप सभी को पता है कि आपके 4 वेदास हैं, ठीक है। कितने वेद के बारे में हम पढ़ते हैं, 4 वेदास के बारे में पढ़ते हैं। एक है आपका ऋग्वेद जो सबसे पहला और सबसे पुराना है। दूसरा आपने सुना होगा यजुर्वेद, ठीक है। 4 वेद हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो वह है सामवेद और लास्ट है आपका अथर्ववेद, ठीक है। इन सभी के बारे में आपने सुना है कि ये 4 तरीके से आपके क्या होती हैं, वेदास होते हैं, जो कि आपकी कौन सी भाषाओं में लिखी हैं, संस्कृत भाषा में लिखी हैं। तो ये वो पीरियड है जब से आपकी एजुकेशन यानी कि आपको देखने को मिलेगा ज्ञान होता है, ठीक है। आपने एक चीज़ सुनी है, वैदिक पीरियड आपका एक प्रोटोस्टोरिक पीरियड यानी आगे ऐतिहासिक काल का समय, यहाँ से लोगों को लिखना पढ़ना आता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे आपके नॉलेज को, ज्ञान को इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड किया है, वर्ल्डली और अदर वर्ल्डली, यानी कि सांसारिक और परलौकिक के उसमें। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप नॉलेज देखोगे तो नॉलेज को, ज्ञान को, क्योंकि अभी हमने देखा शिक्षा आपकी एजुकेशन जो है 2 पार्ट में डिवाइड करी गई है। फिर आपकी एजुकेशन सिस्टम को याद रखना कि वो आपकी फर्स्ट इन एंशिएंट इंडिया इज़ नोन एज वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो आपके प्राचीन भारत में जो आप अपना एजुकेशन सिस्टम देख रहे हो, उसको क्या बोला गया है, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी वैदिक शिक्षा प्रणाली इसको कहा जाता है। ये पहले भी, क्योंकि इससे पहले आपने सभी ने पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इस समय के लोगों को लिखना आता है, लेकिन आज तक हम इसकी स्क्रिप्ट लिपियों को पढ़ नहीं सकते, अनडेसिफर है। लेकिन वैदिक पीरियड में आप देखोगे यहाँ से लोगों को पढ़ना लिखना आता है, तभी ये एक आपका लिटरेचर यानी साहित्य आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये जो लिटरेचर है, जो आपके साहित्य है, इनके थ्रू भी हमें आज पास्ट यानी आपके
पास्ट के बारे में यानी कि आपके भूतकाल के बारे में आपको बताता है कि कैसे पास्ट में क्या क्या घटनाएं चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक पीरियड आपको क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर हम आगे देखेंगे, आपके कुछ स्कॉलर्स आए थे, ठीक है, कुछ विद्वान आए थे जिन्होंने आपके यहाँ पे चीज़ें क्या बोली कि आपके वैदिक पीरियड को इन्होंने और इसके एजुकेशन पीरियड को कुछ हिस्सों में डिवाइड करा है। आप पूरे वैदिक चीज़ें यानी कि आपका जो पूरा वैदिक पीरियड है ना, याद रखना इसके साहित्य, इस पर बहुत सारे लिटरेचर आपको देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद पीरियड इसको कहा जाता है, ब्राह्मिक पीरियड, आपके उपनिषद हुए, आपके सूत्र हुए, आपके स्मृति हुई, आपके पुराण हुए, ठीक है, आपके उपनिषद हुए, ये सब कुछ इसमें आता है। आपके अरियंग्स हुए, ठीक है, स्मृति और श्रुति लिटरेचर याद कर लो, सबको पता होगा स्मृति और श्रुति लिटरेचर, स्मृति और श्रुति साहित्य इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन पीरियड के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। जैसे कि आपके वेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, आपके उपनिषद आपको पता है कितने, 108 होते हैं। कितने, 108 उपनिषद होते हैं। इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हम जो वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, इसके साहित्य जो लिटरेचर जिसके थ्रू हमें ये आप देखोगे, एक होता है आपका रिलीजियस यानी धार्मिक। तो ये जितने भी सोर्सेज आपको नज़र आ रहे सारे रिलीजियस ही हैं, ठीक है। चलिए फिर आप देखोगे, बट ऑल दिस पीरियड ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ द वे देयर वाज नो चेंज इन द एम्स एंड आइडल ऑफ द एजुकेशन। लेकिन इन सभी कालों में वेदों की प्रधानता के कारण शिक्षा के उद्देश्य और आदर्शों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसी वजह से इस काल की शिक्षा का अध्ययन वैदिक काल के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो वेद है, वेदास आप पढ़ रहे हो 4 तरीके के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। हम इस 4 तरीके से वेद को पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया इसको लिखा गया था कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। सबका अपना अलग अलग उद्देश्य है, सबको आपको पता है। ऋग्वेद के अंदर आपको गायत्री मंत्र ये मेंशन है, ठीक है, इसके अंदर गायत्री मंत्र आपके इसी से लिया गया है, ये भी आपने सुना या पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वैदिक पीरियड के अंदर आपके एक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर F.E. कीटू, ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि जो भी कोई कुछ भी बोलता है आपको एज इट इज़ लिखना है। अगर आपको ये याद हो तो ये लिखना है, नाम आपको याद रखना है, ठीक है, कि किसने क्या बोला। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लिखेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ये नाम ना याद हो आप इसको स्किप कर देना, बट लिखना आपको सही है। अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने क्या बोला था, टू अचीव देयर एम नॉट ओनली डिड ब्राह्मण डेवलप अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच सर्वाइव्ड इवन इन द इवेंट्स ऑफ द क्रम्बलिंग ऑफ एम्पायर्स and the changes of society, but they also through all those thousands of years kept a glow of torch of higher learning। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों ने न केवल शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी जो साम्राज्यों के टूटने और समाज में परिवर्तन की घटनाओं में भी जीवित रही, बल्कि वह उन सभी हजारों वर्षों के दौरान भी उच्च शिक्षा की मशाल की चमक बनाए रखी। आप लोग जानते हो कि वैदिक पीरियड से, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी, अब आपके लोग सेटल हो चुके हैं सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी में अब यहाँ पर इसको 4 वर्ना, आपने सभी ने सुना है 4 वर्ना, 4 वर्ना में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना, इसको आपके कौन से लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड हुआ था। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, अपनी सोसाइटी में अब आपको इनइक्वालिटी नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे आपको पता है 4 वर्ना यानी आपके ब्राह्मण सबसे टॉप पर है, सभी ने पढ़ा होगा। फिर आते हैं आपके क्षत्रिय, ठीक है, फिर आते हैं आपके वैश्य और आपके शूद्र। तो इन सबको यहाँ पर इनके कास्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया और सबको उसी तरीके की सोसाइटी में फिर पोजीशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो आपके ब्राह्मण हैं पूरे सोसाइटी में, आपको पता है यही एक एजुकेटेड, यही एक पढ़े लिखे थे, इन्हें ही संस्कृत आती थी, ठीक है, और यही आपके सबसे टॉप पर थे सोसाइटी के अंदर। सारी चीज़ें, सारी अच्छी खासा सब कुछ यही एक्सपेंड कर रहे थे और इन्होंने ही ये सारी चीज़ें लिखी और पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर आप अपने ब्राह्मणों को देखोगे
तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये जितना भी आपका एम्पायर जो आपका चल रहा है, क्योंकि राजा भी आपके ब्राह्मण से ही पूछ पूछ कर सारे काम करते थे, ठीक है। तो ये जो साम्राज्यों के टूटने और समाज में परिवर्तन की घटनाएं भी जीवित रहे। आज जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो कि हिस्ट्री आपने सभी ने पढ़ी है, तो उसमें कौन सी चीज़ कब कहाँ हुई, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे थे, अपनी लैंग्वेज में लिखी, फिर आगे जाके ये लैंग्वेज आपकी ट्रांसलेट भी होती गई, ठीक है। जैसे महाभारत भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, संस्कृत में लिखी गई थी वो, इस तरीके से आप देखोगे ट्रांसलेशन भी होता गया था। तो ब्राह्मण्स वो थे जो एजुकेटेड थे, इन्होंने सारी चीज़ें लिखी और अच्छा खासा अपना, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, और ये इन्होंने बनाए रखा। और आज भी जैसे कि आप सोसाइटी में देखते हो कि ब्राह्मण सबसे टॉप पर ही होते हैं, पृष्ठ जो हुए उन्हीं सब की बातें सुनी जाती है। आप कोई भी अच्छे काम करोगे तो उन्हीं से पूछ कर करते हो कि कैसे कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए। आगे बढ़े, आपके यहाँ पर उनके स्कूल्स भी आप देखोगे, ब्रह्मचारीज हु अटेंड सच गुरुकुल दे आर, आपके यहाँ पे जो गुरुकुल है, ठीक है, इसको दो भाग में ब्रह्मचारी थे जो, उनको दो भाग में आप देखोगे, उप कुंवरण और ब्रह्मचारी, जो एक सीमित समय अवधि के लिए एक छात्र रहता था, जिसके बाद वो शादी करता था और एक ग्रस्त बन जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रह्मचारी के देखोगे दो तरीके होते थे जो गुरुकुल को ज्वाइन करते थे। एक होता था, आपके याद रखना, ये आपको नाम डिफरेंस देखना, उपकुंवरण ब्रह्मचारी जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो गुरुकुल में पढ़ने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद वो शादी कर लेते हैं और जाकर के अपनी गृहस्थी बसाते हैं, जो आज आप जानते हो। दूसरा ब्रह्मचारी याद रखना, वो होते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। ये आपके ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लाइफ टाइम क्या रहते हैं, ब्रह्मचारी, यानी कि ये शादी कभी नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि आप गुरुकुल में आए, उसके बाद में शादी कर लिया, आपने घर बसा लिया, लेकिन जो नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा पूरे लाइफ टाइम सेलिब्रेट, यानी कि शादी कभी भी नहीं करते, ये लाइफ टाइम सिंगल ही रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये दो तरीके में डिफरेंस याद रखना। जो आपके उपकुंवरण जो हैं ये क्या करते हैं, ये पहले स्टूडेंट ये गुरुकुल में पढ़ने आते हैं, लेकिन इसके बाद शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन नैष्टिक ब्रह्मचारी जो है ये ऐसे ही रहते हैं, ये पूरे जीवन भर अपने लाइफ में कोई भी कभी भी शादी नहीं करते। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी थी वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड में आपको पता है दो तरीके की लेवल है, एक है आपका प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा होता है हायर एजुकेशन, यानी आपकी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। सभी जानते हो कि ये क्या होता है। आज के टाइम पे प्राइमरी आपको पता है जो आपके 1 से लेके 5वीं क्लास तक का होता है, हायर एजुकेशन आपका उसके ऊपर तक पूरे 6th से लेके आपके पूरे 10th तक का होता है, ठीक है। लेकिन हम पास्ट में पढ़ रहे हैं, वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपके वैदिक पीरियड में प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा क्या थी। आपकी प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज अरेंज इन द फैमिलीज, ठीक है। आपकी जो वैदिक काल जो शिक्षा देखोगे ये आपके पूरी सिस्टम को कौन करता था, इसको अरेंज आपकी परिवार के लोग, ठीक है। बच्चे का विद्यारंभ संस्कार शिक्षा आरंभ लगभग 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन पर शुरू किया गया था। देखो यहाँ पे इसका कहने का क्या मतलब है। अब जो उस समय की पढ़ाई होती थी वो होता था आपके परिवार के थ्रू, लाइक उनके जो संस्कार होते हैं शुरू, सबसे पहला क्या होता है विद्या आरंभ, यानी अपनी पढ़ाई, विद्या आरंभ यानी जो आपकी एजुकेशन की जो अब पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है। सबको पता है जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तब से उसकी लाइफ में उसके पढ़ाई स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी फैमिली का सबसे पहला काम होता है, अपने बच्चे को अपनी लाइफ के लिए आगे। तो आपने देखे होंगे पूरे 16 कुछ भी ऐसे करके संस्कार होते हैं, ठीक है। पूरा आपके जन्म लेने तक के लेकर आपके मरने तक का सारा होता है। बट यहाँ पर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो पहली एजुकेशन प्राइमरी आपको पता है कौन देती है, फैमिली, ठीक है। सेकेंडरी हमेशा याद रखना, सेकेंडरी आपकी होता है स्कूल, दूसरा, क्योंकि हम पहली शिक्षा अपने घर से ही लेते हैं, ठीक है। सेकेंडरी होता है आपका स्कूल हुआ और आपकी अदर्स जितने भी सारी चीज़ें हैं, नेबर्स हुए, ठीक है, वो बाकी बाद में, लेकिन हमेशा प्राइमरी पे फैमिली ही रहती है, ये आपको याद रखना है।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा दिस रिचुअल वॉज मैनेज बाय द फैमिली प्रिस्ट। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जब 5 साल का बच्चा होता तो पहले के टाइम पर ये लोग क्या करते थे, एक अच्छा दिन शुभ दिन निकालते थे कि कब से बच्चा को पढ़ने जाना है। और आपको पता है उसके लिए ये जो भी, क्योंकि हम कुछ भी अच्छा काम कराते थे तो फैमिली का प्रिस्ट जो भी पुजारी होंगे, पंडित होते हैं, हम उसे डेट निकलवाते हैं ताकि ये चीज़ कब हो। तो पहले के टाइम पर यही होता था कि कब से स्टडी को स्टार्ट करना है, कब से बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना है, तो उस समय पर ये प्रिस्ट से डेट निकलवाते थे। ठीक है, तो ये कौन करता था, आपके फैमिली के प्रिस्ट से। और देन आपकी फिर बच्चे की अब तो लाइफस्टाइल पर पूरे लाइफ टाइम आपको पढ़ना ही है, ये प्रोसेस आप देखोगे प्राइमरी एजुकेशन में होता था। ठीक है, फिर दूसरा देखो आगे क्या होता है, बच्चों को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और पुजारी के सामने फिर उसको पेश किया जाता है। फिर आपके नए वस्त्र के ऊपर अनाज बिछाकर, अब ये है कि इस रिचुअल में होता क्या है, कैसे ये लोग करते हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये इनको नए कपड़े पहनाते हैं, उनके साथ उनके अनाज भी रख देते हैं। वैदिक मंत्र, क्योंकि आपको पता है आपकी पूजा होंगी तो वहाँ पे मंत्र तो होंगे ही, तो वैदिक मंत्रों के द्वारा आपके देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, पूजा किया जाता है। और अक्षर के अक्षर बनाने वाले अनाज पर बालक की अंगुली जो है उनके फिंगर्स को चलाया जाता है। इसके बाद पुजारी को भोजन करा के दक्षिणा दी जाती है। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और इस तरह नियमित शिक्षा शुरू हुई। ठीक है, तो ये जितने भी आपके पूजा करने का पूरा प्रोसेस होता है वो करने के बाद तब फाइनली आपकी जो बच्चा है उसका रेगुलर एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उनके आशीर्वाद से देन अब वो गुरुकुल जा सकता है, अब वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकता है। तो ये सारे जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। प्राइमरी के बारे में समझ आ गया, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की। इसमें आप देखोगे तो आपके वैदिक काल में उच्च शिक्षा का आयोजन गुरुकुल में होता है। ठीक है, हायर एजुकेशन में क्या है, प्राइमरी में तो आप समझ गए कि यहाँ पर फैमिली यानी परिवार के लोग किस तरीके से पढ़ाना शुरू करते हैं। हायर में अब आप गुरुकुल जाना शुरू करते हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 8 से 12 साल यानी 8 to 12 ईयर के होते हैं और उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, गुरुकुल में। ठीक है, उस समय में आपको पता है गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। ब्राह्मण चिल्ड्रन वर एडमिटेड एट द एज ऑफ 8 ईयर्स। जो वहाँ पे ब्राह्मण्स के बच्चे होते थे जो गुरुकुल में जाते थे वो कब जाते थे, जब वो 8 ईयर्स के होते थे। ठीक है, जो आपके क्षत्रिय के बच्चे होते थे वो गुरुकुल कब जाते थे, आपके 10 साल के होते थे, 10 ईयर्स के होते थे तब वो जाते थे। वहीं मैं अगर वैश्य की बात करूँ तो वो 12 ईयर्स के होते थे तब वो लोग आपके गुरुकुल जाते थे। तो आपको ये एज याद रखना है कि कौन से कास्ट के लोग कब जाते थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी आपको 2 संस्कार बताए थे। तो उपनयन संस्कार ऑफ द चिल्ड्रन वर परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन गुरुकुल। तो यहाँ पर जब इन लोगों को गुरुकुल में एडमिशन जब ये जाते थे तो उस समय इन्हें उपनयन संस्कार किया जाता था। बच्चों को यहाँ पर आप देखोगे क्या परफॉर्म करना पड़ता था, उपनयन संस्कार यहाँ पर इन्हें करना पड़ता था। इसीलिए बिगेन द हायर एजुकेशन आफ्टर द सेरेमनी। इसके बाद जब ये संस्कार जब ये यहाँ पर इसको परफॉर्म कर लेंगे तब ये लोग यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करते थे, हायर एजुकेशन। ठीक है, ये इन्हें करनी पड़ती थी। तो ये नाम याद होने चाहिए कि उपनयन संस्कार करने के बाद आप देखोगे उसके बाद यहाँ पे इनकी पढ़ाई शुरू होती है। तो ये पहले होता था कि पहले आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है देन तब आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है, पहला देखते हैं सेल्फ रियलाइजेशन एम, आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है। दूसरा है इमीडिएट एम और वोकेशनल एम यानी तत्काल उद्देश्य या व्यवसायिक उद्देश्य है। तीसरा है आपका मोरल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एम, नैतिक धार्मिक और आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य है। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन। फिफ्थ है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। सिक्स्थ है आपका स्ट्रेस, सोशल एंड सिविक ड्यूटी, सामाजिक और नागरिक कर्तव्य पर तनाव। यहाँ पर क्या है कि आपके एजुकेशन, आज हम जो इतना पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो शिक्षा ले रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है कि हमें किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सारे मैनर्स हम लोग सीखते हैं।
खुद का कंट्रोल सीखते हैं, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेटेड होते हैं तो हम एक अलग ही दिखते हैं, ठीक है। लिटरेट अगर हम होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं तो हम एक अलग दिखते हैं, इलिटरेट होते हैं तो हम एक अलग दिखते हैं, ठीक है। हमें कहाँ पे क्या कैसे रहना चाहिए, क्या कौन से काम करने चाहिए अपने समाज के लिए, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, हमारे लिए जो लॉ बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, तो ये सब क्या हमें सब पता चलेगा, हम तब अवेयरनेस रहेंगे जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हम शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आप उसके थ्रू जो भी अंधविश्वासी, क्योंकि आप एक चीज़ देखो, पहले के टाइम पर क्या था, जब ये वैदिक पीरियड भी पढ़ रहे होते हैं, पुराने समय में लोग अंधविश्वासी में बहुत बिलीव करते थे, क्यों, और दूसरा ये लोग इलिटरेट थे, तो यहाँ पर ये पढ़े लिखे ना होने के कारण इन्हें ईजिली से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। तो आप अवेयर रहो कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, सही कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए आप एजुकेटेड होने ज़रूरी हो, जिससे आपको ये होगा कि हाँ ये आपको सही बता रहा है या गलत। आप लोग जानते हो कि एजुकेशन से आपको क्या क्या चीज़ें आप लोग सही कर सकते हो, समझ सकते हो। सामने वाले को लगेगा कि वो आपको इजीली से गलत बेवकूफ़ बना सकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी अब उस सबके एजुकेटेड, आप मतलब आप पढ़े लिखे हो, अब आपने शिक्षा को प्राप्त कर लिया है, तो आपने इतनी चीज़ें डेवलप कर ली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका उद्देश्य होता है शिक्षा का। तो इस तरीके से आपको इसको आप चाहो, जब आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो डायग्राम के थ्रू अपनी चीज़ें करना, अच्छे स्कोर आते हैं। यहाँ पर लिखना एम ऑफ एजुकेशन, क्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और इस तरीके से डायग्राम में करके ये सारे पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक एक करके मैं अब यहाँ पर बता देती हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन एम, यानी कि खुद पर क्या है, आपका आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है। Overall aim of education was for the complete realization of self and for freedom of the soul, यानी आपकी मुक्ति और मोक्ष, ठीक है। And that education would lead to liberation from unreality और reality, darkness to light, death to immortality। मैंने आपको क्या बताया, अब खुद रियलाइजेशन करोगे, क्योंकि जब आप एजुकेशन यानी कि अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रियलिटी है और क्या रियलिटी नहीं है, कहाँ आपको अंधेरे में रखा जा रहा है, कहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप उससे बाहर आओगे, ठीक है। ये सारा कुछ, और मृत्यु से अमरता की और सारे कुछ से चीज़ें आपको बताएगी, मुक्ति और मोक्ष से समझ में आएगा आप सभी को जब आप ये पढ़ाई करोगे, शिक्षा लोगे, तब इसका ये उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे आपने पहले के टाइम पर देखा कि यहाँ पर जितने भी आपके ये प्रिस्ट होते हैं, पोप, ये लोग ये सब रूल करते हैं, ये सब अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं। और आज भी आप देखो ऐसे बहुत से पंडित हैं, सारे क्या कहेंगे, आप ये चीज़ करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप अमीर हो जाओगे, या आपको जिस चीज़ की कमी है वो मिल जाएगी। ऐसे बहुत भी आज अंधविश्वासी लोग हैं, एजुकेटेड होने के बाद भी आप लोगों को फॉलो करते हो। लेकिन जो एजुकेटेड है आपको पता है कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनको तो अपनी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आपको ऐसा बोल रहे हैं। पहले के टाइम पर इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन्हें कुछ करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है। दूसरा आपका जो पॉइंट था, इमीडिएट एम और वोकेशनल एम, इसमें देखो क्या होता है, दिस वॉज टू प्रिपेयर द डिफरेंट कास्ट फॉर देयर डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड अर्निंग ऑफ लिवलीहुड। इसमें यहाँ पर आपके जितने भी अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है, उसके पूरे आपकी लाइफ में के लिए, कमाई के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे हो कि हमारी सोसाइटी में आप चारों तरीके के अलग हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण आपको पता है जितने भी आपके पृष्ठ पुजारी ये सारे लोग होते हैं। क्षत्रिय आपको पता है जितने भी राजा हुए, नॉबल्स हुए, ये सारे यहाँ पर आते हैं। वैश्य में आपको पता है वर्किंग क्लास लाइक मर्चेंट, ट्रेडर्स, ठीक है, व्यापारी हुए आपके, ये सब इसमें आते हैं। शूद्र आपको पता है इसमें आपके सर्वेंट हुए, लैंडलेस, पीजेंट हुए, ये सारे इसमें आते हैं। तो यहाँ पर सबको यहाँ पर क्या है कि आप अपने तरीके से, क्योंकि आज आप देखो बहुत सारे काम होते हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करते हो, तो सबको उसके हिसाब से तैयार किया जाता है, ठीक है। आज हमें जो भी बनना है इन फ्यूचर, हम उसके हिसाब से अपने कोर्सेज को करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए थर्ड देखो, मोरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल में क्या है। द एजुकेशन वॉज फॉर एजुकेशन गोल एंड नॉट फॉर द सेम पब्लिक एंड एग्जाम और सर्विस. इट वॉज नॉट merely intellectual but moral, spiritual and religious too. The life of the pupil was full of custom acts. Prayer was common. Each pupil was needed to perform spiritual ceremony punctually. They had to involve in all religious festival. देखो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, यहाँ पे इनका कहने का मतलब है जब यहाँ पर लोग एजुकेटेड हो रहे हैं तो यहाँ पर ये नहीं सिर्फ आपको पेपर देने जाना है, मार्क्स लेना है, सिर्फ इसके लिए पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पर आपकी मोरल, नैतिक के लिए, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और आपका रिलीजन, धार्मिक के लिए भी होता है। ठीक है, आपके क्या संस्कार, क्योंकि पहले ये नहीं था, आज तो हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सब कुछ। कुछ चीज़ें हमारी शायद मे बी इन फ्यूचर काम नहीं आती। आज हमको क्या है, बस हमें पास होना है, अपने एग्जाम को क्रैक करना है, ये है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था, आपकी मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल, रिलीजन, इन सब के बारे में आपको अच्छा खासा बताया जाता था। आपके संस्कार क्या होने चाहिए, आपको बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सारा कुछ शिक्षा का जीवन संस्कारों से भरा हुआ था। आपको प्रेयर, प्रार्थनाएं वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी आप देखो स्कूलों में सबसे पहले हमारी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले क्या प्रेयर करवाई जाती है। ठीक है, तो ये था कि यहाँ पर आपको जो आपके रिचुअल्स हैं, जो आपके रीति रिवाज है, वो आपको फॉलो करना है। उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। पहले के समय पे तो यज्ञ होते थे, ये सारा कुछ करना होता है ना, परफॉर्म। ठीक है, तो स्कूलों में जब जाते थे तो पहले ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी आपको। राजा बनोगे, जैसे जो राजा होते हैं ये स्कूल जाते हैं, तो इन्हें कैसे वॉर करना है, इन्हें योद्धा बनाने के लिए, वॉर के लिए क्या क्या ट्रिक्स या फिर वो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी होती है, उसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे सोसाइटी में अलग अलग क्लास को अलग अलग चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। इसीलिए नेक्स्ट देखो, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। एट दैट टाइम द बेस्ट डिसिप्लिन वॉज सेल्फ डिसिप्लिन, देयर वॉज नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। सबको आपको पता है खुद पर क्या होना चाहिए, खुद पे का एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी गुस्सा आता है, हमें कभी भी कुछ आता है, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है सामने वाला आपसे बड़ा है, क्या कह रहा है, खुद का एक मैनर्स में होनी चाहिए कि खुद का एक डिसिप्लिन, खुद का एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम कभी भी कहीं भी किसी को कुछ बोले, गलत बोले, क्या करें। तो एजुकेटेड क्या है, आज आप खुद भी देख सकते हो, हम जितने भी एजुकेटेड है जो अच्छे, तो आप कहीं भी कुछ नहीं बोलते, सोच समझ कर बोलते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे उतने नहीं होते, वो ये नहीं देखते कि हम किससे बात करें, कहीं भी कैसे भी बोलते हैं। तो डिफरेंस आप लोग आशा करती हूँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होता है। बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी। ऑब्वियस सी बात है आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। यहाँ पर द गुरु विद इन द टाइम ऑफ योर कंपेल इज दैट द इवेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज दैट सोल एम ऑफ एजुकेशन। आपका अकेले का जो आज शिक्षा हम जो ग्रहण कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ठीक है, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का विकास ही तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है। यहाँ पे मानव व्यक्तित्व को ईश्वर की सर्वोच्च कृति माना जाता है। आपका उथलापन, ठीक है, यानी सैलोनेस, आपकी आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मसंयम, आपका सेल्फ रिस्ट्रेन, आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब आपके पर्सनालिटी, व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तो आपका प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तित्व और चरित्र का विकास है। तो प्राइमरी यहाँ पे हमारा जो पढ़ाई का जो मोटिव होता है वो होता है आपकी पर्सनालिटी और आपके कैरेक्टर को डेवलप करना, कि आप क्या हो, आपकी जो अंदर चीज़ें, छुपी चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना। ठीक है, कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कभी कभी हमें यही नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, बट बहुतों को नहीं समझ आता। फिर हम जब करते रहते हैं तो बाद में हमारी पर्सनालिटी निकल के आती है कि आप किस चीज़ के लिए बने और आप क्या चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये होता है। आगे चलेंगे, स्ट्रेस एंड सोशल एंड सिविक ड्यूटीज टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वाइल नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न रेदर देन लिविंग अ सेल्फ सेंट्रिक लाइफ। यहाँ पर क्या है, आपके आत्म केंद्रित जीवन जीने के बजाय आप किसी भी रिटर्न की उम्मीद ना करते हुए समाज में योगदान देना। आपको ये सिखाया जाता है कि आज आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि सामने वाला भी आपके लिए अच्छा करे। नहीं, आप उसके लिए कर सकते हो, तो ये आपका है कि आपको भगवान ने इस लायक बनाया कि आप उसके लिए कर पा रहे हो। लेकिन आप ये सोच के मत करो कि आप उसके लिए कर पा रहे हो तो वो मेरे लिए भी करे। नहीं, आज आपने अगर किसी की हेल्प की है तो आप ये सोचो कि अब वो आगे जाके मेरा करेगा तभी मैं उसकी हेल्प करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जब आपका उद्देश्य होता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन
आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि रिटर्न में वो भी आपको मिले, ठीक है। कभी आपने किसी गरीब की या किसी की भी हेल्प करी और आपने उसको 1000 रुपये मदद के लिए दिए जब उसको बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब आप ये मत बोलो कि वो इन फ्यूचर आपको 1000 रुपये वापस देगा या इससे डबल में आपकी मदद करेगा। इसमें इस तरीके से आपको उसकी हेल्प नहीं करनी। तो आप ये उम्मीद मत रखना आप सामने वाले के लिए कर रहे हो तो रिटर्न में भी आपको मिले। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको इस पूरे 6 एम ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करना है अपने जितने भी, अगर आपके मार्क्स अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मार्क्स के हिसाब से, तो आप तब आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। अगर डिटेल में अच्छे मार्क्स में बड़े क्वेश्चन में पूछ लेगा तो आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके वैदिक एजुकेशन यानी कि उसकी विशेषताएं, उसके फीचर्स के बारे में, कि आपके वैदिक शिक्षा का क्या क्या आपके विशेषताएं हैं। पहला है इन्फ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यू, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों का संचार। दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, जो मैंने भी आपको ऊपर कराया ही है। डेवलपमेंट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल वैल्यू, नागरिक उत्तरदायित्व और सामाजिक मूल्यों का विकास। आपका ज्ञान यानी नॉलेज, आपका शिक्षा का उद्देश्य यानी एम ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश का माध्यम। नेक्स्ट है आपका उपनयन रिचुअल, आपका उपनयन संस्कार। ये सारा कुछ अभी हम ऊपर कर चुके हैं। जब आपकी पढ़ाई शुरू होगी उससे पहले जब 5 साल का बच्चा होता है तो उसको ये परफॉर्म करना होता है, तब पढ़ाई शुरू होती है। ऊपर मैं करा चुकी हूँ। सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करना, ब्रह्मचार्य रहना है। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधि, और फीमेल एजुकेशन, स्त्री की शिक्षा। ये सारी विशेषताएं होती हैं वैदिक एजुकेशन के टाइम पर। बहुत ये सब कुछ मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये भी आप लोग चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग के थ्रू आप इसको चीज़ों को समझा सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे। अब बात करेंगे आपका एजुकेशन सिस्टम वैदिक पीरियड का कैसा था। बहुत ध्यान से समझना, ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपके पढ़ाई करने के पूरे वैदिक पीरियड में शिक्षा का क्या सिस्टम है वो बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपके जो उपन्यास हैं, ठीक है। अब अभी हम ऊपर ऑलरेडी संस्कार कर चुके हैं। 3 तरीके के आपके संस्कार होते हैं, ठीक है। आपके उपनयन संस्कार अभी जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। आपका विद्यारंभ संस्कार और आपका संवर्तन संस्कार, ये 3 तरीके के संस्कार परफॉर्म करने होते हैं। उससे पहले आपको इसमें क्या करना है वो देखो। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड चाइल्ड लर्निंग बिगेन विद दिस रेट। द वर्ड उपनयन का मतलब ही क्या होता है, लीडिंग नियर, टू टेक नियर। सो टेकिंग द चाइल्ड टू द टीचर इज कॉल्ड उपनयन संस्कार एंड देन दे एंटर्ड ब्रह्मचार्य आश्रम। देखो तो यहाँ पर जो आपका ये उपनयन संस्कार है इसमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को टीचर के पास पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बच्चों को टीचर के पास ले जाया जाता है, उसी को आप उपनयन संस्कार कहते हो। और उसके बाद आपका ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश हो जाता है, ये यहाँ पर कहना है। यानी पास ले जाना, निकट ले जाना, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे को टीचर के पास ले जाना, क्योंकि गुरुकुल में आपको जो एजुकेशन है, शिक्षा जो देने वाले हैं वो टीचर ही होंगे, तो उनके पास ले जाने को ही क्या है, आपका उपनयन संस्कार कहा जाता है, ठीक है। आफ्टर उपनयन संस्कार द चाइल्ड एंटर द गुरुकुल। तो जब आप ये परफॉर्म प्ले कर लोगे, उस संस्कार ये कंप्लीट हो जाएगा, तब गुरुकुल में एंटर करते हैं। द डे चाइल्ड एजुकेशन स्टार्ट आफ्टर एडमिशन, द आपके विद्या आरंभ परफॉर्म ऑन दैट डे। उसके बाद देखो जब आपने एंटर कर लिया, गुरुकुल में आ गए, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप भी जो भी आपके बच्चे हैं, बालक की शिक्षा उसके बाद शुरू कर दी जाती है। तो यहाँ पे आपने एंटर कर लिया, यहाँ पर क्या है, गुरुकुल में एंटर हो गए, विद्या आरंभ से समझ आया। अब आपकी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, इसको कहते हो आप विद्या आरंभ संस्कार। दिस राइट इज परफॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन आफ्टर विच दे कम बैक टू देयर होम। उसके बाद जब आप ये तीनों संस्कारों को पूरा कर लोगे, उसके बाद क्या होता है, देन फाइनली जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप आते हो अपने घर। क्लियर हो गया। ये आपको पूरा सिस्टम बता रहे हैं कि वैदिक पीरियड में क्या, जब आप गए तो क्या प्रोसेस होता है। वो पूरा सिस्टम ये है कि तीनों संस्कारों करो, आपको पढ़ाई करना है, विद्यारंभ होती है, और समावर्तन संस्कार जब आप पूरा सब कुछ सीख जाओगे, उसके बाद फाइनली जिस पर्पस से आप गए थे, तो वो सारा कुछ जब कंप्लीट होने के बाद तब आपको वापस घर आ जाते हो। ये आपका वैदिक एजुकेशन का सिस्टम होता है। अब बात करेंगे आपके वैदिक काल में शैक्षिक संस्थानों के रूप।
तो जहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है, पहला गुरुकुल होता है जो आपको मैंने बता दिया, दूसरा आपका परिषद होता है, तीसरा आपका सम्मेलन होता है। तीनों नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला गुरुकुल, दूसरा परिषद और तीसरा क्या है आपका सम्मेलन। तो हमारे पहले वैदिक पीरियड के टाइम पर आपका इंस्टीट्यूशन जो देखोगे 3 तरीके के होते थे, गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन। अब इनको डिटेल में बता देते हैं। देखो, गुरुकुल मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है। गुरुकुल शहरों के शोर और हलचल से दूर प्राकृतिक परिवेश में स्थित गुरुकुल गुरुओं के आवास थे। गुरुकुल सबने देखा है, सुना है, तो गुरुकुल एकदम दूर होता है, ठीक है, एकदम। ये नहीं है कि आप वापस आके आप गुरुकुल गए तो ओवरऑल जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है, जब आप सीख कर आते हो तब जाके ये शुरू होता है आपका, ठीक है। माता पिता ने अपने उपनयन संस्कार मनाकर अपनी अपनी जाति के अनुसार 5 वर्ष से 9 वर्ष की आयु में बच्चों को भेज देते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब के लिए एज होती है। तो सबकी जब जितनी भी जिसकी एज होती है गुरुकुल में जाने की, तो जो पेरेंट्स हैं फिर वो अपने बच्चे को उस एज में भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पीपल लिव्ड अंडर द रूफ ऑफ देयर गुरु कॉल्ड एंथवेशन अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गुरु। उसके बाद जो भी गुरु कहेंगे तो बच्चा क्या है अब उस गुरु के अंडर में है, और वो सारी चीजें आप किसकी मानेंगे, अपने गुरु की। तो शिष्य अपने गुरु की सीधी देखरेख में अंतवेशना कह जाने वाले गुरु की छत के नीचे रहते थे। तो अभी मैंने आपको बताया गुरुकुल में आप गए, फिर आप अपने टीचर के साथ, गुरु के साथ ही रहोगे, ठीक है, उन्हीं के साथ आप रहते हो। और जो भी आप जिस भी पर्पज से, यानी क्षत्रिय के लोग गए, ब्राह्मण के लोग गए, वैश्य, तो जिसका जो जो काम है, जिस पर्पज से आप गुरुकुल में गए, जो भी जिस भी एजुकेशन के लिए, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। वो सीखने के बाद कंप्लीट तब आप आते हो। गुरुकुल से को सबको पता है। बात करते हैं परिषद क्या होता है। वर बिगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच सर्वल टीचर यूज टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। अब क्या है, यहाँ पर आपके बहुत सारे टीचर्स होते हैं और अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं, ठीक है। दिस में भी कंपेयर टू अ कॉलेज परिषद इन उपनिषद। तो उपनिषद में इसको कॉलेज परिषद के नाम से कंपेयर किया गया। हैज बीन यूज्ड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ लर्न मैन असेंबल फॉर डिलिब्रेशन अपन फिलोसफिकल प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपके परिषद के अंदर उपनिषदों में एक इसको कॉलेज परिषद से इन लोगों ने इसको तुलना करी है, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरे जितने भी स्कॉलर्स, विद्वान लोग होते हैं, इन लोगों का पूरा एक सम्मेलन होता है। तो यहाँ पर आपकी जितने भी फिलोसफिकल प्रॉब्लम होती है, जितनी भी आपकी दार्शनिक समस्याएं होती हैं, उस पर सब यहाँ पर क्या इकट्ठे होते हैं और सॉल्व करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। बाद में उन संस्थानों पर परिषदों की स्थापना की जाती है जहाँ विद्वान लोग अच्छी संख्या में रहते हैं और धीरे धीरे ये संस्थाएं ज्ञान प्रदान करने के लिए स्थायी केंद्र बन जाती हैं। तो जब ये डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर एजुकेशन की कमी है, कहाँ पे किसकी क्या ज़रूरत है, उसके बाद वहाँ पे परिषद बना दिया जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बना दी जाती है कि कहाँ पे ज़रूरत है स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें फिर परिषद में डिस्कस होती है और फिर इसको वहाँ पर ओपन कर दिया जाता है। लास्ट है आपका सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब होता है गेटिंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन सम्मेलन का मतलब सभी को पता है क्या होता है, जब कोई आपका मेन उद्देश्य होता है तब उस पर्पज से आप लोग इकट्ठे होते हो, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कॉलर गैदर्ड एट वन प्लेस। तो इस समय क्या होता है, आपके जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं फॉर लर्न डिस्कशन एंड कॉम्पिटिशन जर्नली ऑन द इन्विटेशन ऑफ द किंग। स्कॉलर वर अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर आपके सारे विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर आपके जितने भी राजा हैं, ठीक है, ये अपने सारी चीजें इकट्ठे होती है और डिस्कस करते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें होती है ना आपकी, उस सब पे राजा के नियंत्रण पे विद्वानों की चर्चा और प्रतियोगिता के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पर आपके राजा जो बुलाते हैं आपके विद्वानों को, फिर उनके यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है, फिर जो जीतेगा ऑब्वियस है भाई उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सीखी जाती, किसने किस, आप एक होता है ना कि हम जब पढ़ लेते तो हमारा एग्जाम होता है कि आपने कितना सीखा पूरे साल में, हम एग्जाम क्यों देते हैं, उसके बाद फिर जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी आपके गुरु ने सिखाया है उसके बाद क्या चीज़ें आपको समझ आई। चलिए बात करेंगे आपके शिक्षण के तरीके, मेथड ऑफ टीचिंग के क्या क्या तरीके होते हैं। इमिटेशन, रिपीटिशन, रोट मेथड, अनुकरण, पुनरावृत्ति, रटने की विधि। आपको पता है टीचिंग हम लोग होते हैं, हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन हमें पता है एग्जाम तो हमें देने जाना ही, तो हम लोग रटने लगते हैं, जो कि अच्छा तरीका तो है नहीं, क्योंकि रटने की चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। वैसे तो टीचिंग मेथड में हमें ये यूज़ करना नहीं चाहिए, अच्छा माना नहीं जाता, बट ये चीज़ भी एक आपका मेथड है। दूसरा है एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है, स्पष्टीकरण।
एक्सप्लेनेशन आपने बताया कोई भी चीज़, मैं आपको ये वैदिक पीरियड पढ़ा रही हूँ, तो एक होता है कि मैंने आपको ये पूरा डिटेल में कराया, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आप वो इन फ्यूचर भी ना भूलो। ऐसा ना हो कि आपने एग्जाम दे दिया और आपका काम खत्म, वो सिर्फ रटने में होगा, ठीक है, आप याद करते रहे बस, वो तब तक 2 दिन याद रहेगा, भूल जाओगे, फ्यूचर में फिर याद ही नहीं रहेगा, अरे हमने इसमें क्या करा था। लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझोगे तो कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है। इलिस्ट्रेशन मेथड यानी चित्रण विधि, आप एग्जाम्पल देते हो, ठीक है, हम कुछ पिक्चर दिखा दें, कुछ भी बता दें, तो उससे चीज़ें याद, आज हमें कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमें कोई एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू समझा देता है तो हमें ये याद हो जाता है कि अच्छा ये एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, तो ये बेस्ट मेथड होता है। क्वेश्चन आंसर मेथड, आज कोई टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, वैदिक पीरियड, लेकिन अब मुझे चेक करना है कि आपको ये चीज़ें समझ आई या नहीं, तो उससे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ठीक है, उसके बाद हम जो पूरा हमें मैम चैप्टर समझा देती है, फिर वो हमें क्वेश्चन आंसर क्यों दिया जाता है कि एक्सरसाइज के आपको इस चैप्टर से क्या समझ आया, तो वो क्वेश्चन हम पूछेंगे, आंसर आपने दे दिया, इट मीन्स आपको चीज़ें समझ आ गई, ठीक। नेक्स्ट होता है डिस्कशन और डिबेट मेथड। अब कोई वैदिक पीरियड के बारे में तो आप उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिबेट करो आपस में, फिर इससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ वैदिक पीरियड के समय पर ये चीज़ें हुई थी, आपका कोई भी है, ये भी एक अच्छा मेथड होता है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करें, आपस में डिबेट करें, ठीक है, तो ये भी एक बेस्ट मेथड। तो इससे क्या है, फ्यूचर में आपको चीज़ें याद रहेंगी। लॉजिक मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, प्रैक्टिस मेथड, तर्क विधि, कहानी सुनाने का तरीका, अभ्यास विधि। तो प्रैक्टिस मेथड आपका, ऑफिशियल मेथड, ये सारा कुछ आप देखते ही हो, प्रैक्टिस एट दी एंड कराया ही जाता है, ताकि आपने ये चैप्टर जो पूरा पढ़ा, पूरी कहानी जो समझी, तो ओवरऑल आपको क्या समझ आया वो भी चेक किया जाता है, ठीक है। ये पूरे आपके शिक्षण के तरीके होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला अगर हम बात करें आपका, अब देखो डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। अनुशासन में डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, फिजिकल कंट्रोल, मेंटल कंट्रोल और स्पिरिचुअल कंट्रोल। हमें जो बोलता है डिसिप्लिन में रहो, तो हमें अपने शारीरिक पे नियंत्रण होना, मानसिक पे भी और आध्यात्मिक पे भी, तीनों का कंट्रोल बना रहना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं भी हमें बोलते हैं मैनर्स में नहीं है, तो उसके लिए हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, कहीं गए हम रियलिटी में कैसे भी, लेकिन अगर हम कहीं जाते तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं, तो अपने हर एक चीज़ों पे, फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं करते, हम बाहर जाकर अपनी हरकतें, हम शांत जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, बेशक हम अपने, मान लो कि हम कैसे भी हों, लेकिन हम कहीं जाएंगे नए नए तो हम सब पे कंट्रोल करेंगे। मेंटल कंट्रोल, आज हम अपने घर में ओपन नहीं रहते हैं, कैसे भी बातचीत करते, कुछ भी बोलते, बट अगर हम बाहर जाएंगे तो हम मैनर्स के साथ रहते हैं, कहाँ पे कितना बोलना हम उतना ही बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इसे डिसिप्लिन कहते हैं। फिजिकल कंट्रोल रेफर टू ऑब्जर्वेंस ऑफ सेलिब्रेसी, एंटरटेनमेंट थ्रू डांस एंड म्यूजिक, बैक बीटिंग। देखो फिजिकल कंट्रोल, यही जो मैं आपको ऊपर समझा रही हूँ, मैंने इन शॉर्ट में पहले बता दिया। फिजिकल कंट्रोल में देखो क्या करोगे आप क्या ब्रह्मचर्य के पालन, नृत्य और संगीत के माध्यम से, मनोरंजन, चुगलखोरी से है, ठीक है, जो हम बैठ जाते हैं ना, वो सारे काम अब आपको नहीं करने, इस पर आपको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाती है। तो पहले वैदिक पीरियड के समय पर ये डिसिप्लिन सिखाया जाता था, ठीक है, कि आपको क्या क्या काम करने हैं, ये सारी चीज़ें गलत होती है, इस पर कंट्रोल करो। मेंटल कंट्रोल कैसे करोगे, रेफर टू कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन, स्पीकिंग ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, सेलिब्रेसी, सेक्स लव। तो यहाँ पर मेंटल कंट्रोल क्या है कि आप पे सत्य बोलना, चोरी नहीं करना आपको, ठीक है, शादी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें मेंटल कंट्रोल में ये तरीके सिखाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया स्कूल में ब्रह्मचारी लोग भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कि चलो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, इसके बाद शादी कर लिया, घर बसा लिया, लेकिन दूसरे का होता है प्रॉपरली ब्रह्मचारी बन गए, अब हम इसी में रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिसिप्लिन है, मन कर रहा है कि चोरी कर लें, ये अच्छा है, हमें ये मिल जाएगा, बट अच्छी क्या है कि आपको ये काम नहीं करना, दिमाग तो कह रहा है लेकिन वैसे आपको ये काम नहीं करना, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं होती। स्पिरिचुअल कंट्रोल मीन आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ सोल, यहाँ पर क्या है, आत्मा के रूप की पहचान करना, ठीक है, हमारी आत्मा क्या कह रही है करने के लिए, ये सारा कंट्रोल हमें होना चाहिए, सही गलत की समझ। तो ये चीज़ें हमें सिखाई जाती थी, अभी भी सिखाई जाती है, पहले के टाइम पर भी सिखाया था। मन बहुत कुछ कहता है बट वो चीज़ें सही नहीं होती, गलत होती हैं, इसलिए हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए कि ये काम हमें करना है या नहीं। तो कभी कभी चीज़ें गलत होती है लेकिन हम फिर भी उसको कर देते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें कभी कभी क्या करना चाहिए, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल कंट्रोल है जो इस चीज़ों के बारे में बताता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या है उसकी बात कर लेते हैं। पहला है द सिस्टम फोकस ऑफ ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट।
आपके छात्रों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। जब एजुकेशन का है, ये पूरा क्या है, पूरा आपके उस बच्चे के पूरा विकास पे, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे आप फोकस करोगे। ठीक है, एजुकेशन से ही होगा। हर बच्चा अलग होता है, आप सभी जानते हो। तो अब किस में कौन सी क्वालिटी है, वो सब कुछ हम देखेंगे, पढ़ाएंगे, करेंगे, तो वो चीज़ बाहर निकल आती है, कौन सा बच्चा किस में एक्सपर्ट है। ठीक है। दूसरा, मोर एम्फेसाइजिस वॉज गिवन टू प्रैक्टिकल नॉलेज रेदर देन द थियोरेटिकल नॉलेज। सबको पता है कि प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ थ्योरी लिखवा कर नहीं होती। ठीक है, आज हमें कुछ भी समझना तो हमें प्रैक्टिकल कराना है। आज अगर मैं आपको कुछ भी चीज़, मान लो कि मैं आपको रेड फोर्ट के बारे में बताना चाह रही, तो आज मैं आपको सिर्फ किताब से पढ़कर समझाऊं, बता दूं, तो काम नहीं बनेगा। उसकी बजाय मैं आपको लाल किले यानी रेड फोर्ट पे अगर मैं हम लोग लेकर के जाएं, ठीक है, और तब मैं आपको दिखाऊं, तो वो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकली वहाँ पे लेकर के गई। तो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज पे, यानी कि आपके जो ज्ञान है, सिद्धांतिक ज्ञान नहीं करा के व्यवहारिक ज्ञान पर हम ज़्यादा बल देना चाहिए। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे टेट भी निकालना होगा तो ये चीज़ें याद रखना, काम आएंगी, पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है आपकी थ्योरी नॉलेज से ज़्यादा। तो हमें क्या कराना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ें करानी चाहिए, करनी चाहिए। नेक्स्ट, द स्टूडेंट वर नॉट जस्ट इन्वॉल्व इन द ब्रिंगिंग ऑफ द रैंक बट देयर द मेन फोकस ऑन देयर नॉलेज। देखो यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ बच्चे को ये नहीं है कि वो सिर्फ क्लास में रैंक लाए, सिर्फ उसके लिए पढ़ाना है, नहीं। उसका फोकस ये कि पूरा ज्ञान। आज भी आप देखो, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के मार्क्स कहीं कहीं कम आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उस बच्चे को नॉलेज नहीं थी, नहीं, उसको नॉलेज है। हमारा पूरा फोकस करना है, जो टीचर है वो बच्चे को उस तरीके से पढ़ाए, उसका फोकस ये नहीं कि सिर्फ रैंक लाए, हमें पूरा उसी पे बल दो कि रटो, याद करो, कैसे भी करो, तुम्हें अच्छी रैंक लानी। नहीं, हमें क्या करना है, उसके जो ज्ञान है, मेन फोकस हमें उस पर रखना है। उसकी जो नॉलेज है किस में है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे को किस तरीके से याद होना है, वो मेरी बात किस तरीके से समझेगा, हमें टीचर्स जो होती हैं उस पर ध्यान रखना है। हमें प्रेशर नहीं डालना कि बच्चे नहीं, तू इसी तरीके से याद कर, तुझे रैंक फर्स्ट लाना है, मैंने पढ़ाया, मेरा सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ फर्स्ट आओ, अच्छी रैंक लाओ, मैं नहीं चाहती मेरा नाम खराब हो हमारे स्कूल का। इस तरीके से नहीं काम करना आपको। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासरूम वर बिल्ट इन फॉरेस्ट विच प्रोवाइड अ प्लीजेंट स्टडी इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट। आपको क्या करना है, अपने कक्षाओं का निर्माण जंगलों में किया जाता था, जो कि छात्रों को एक सुखद अध्ययन वातावरण प्रदान करता था। उस समय पर जो पढ़ाई करवाई जाती थी, तो परमानेंटली को स्कूल तो होता नहीं था, तो जंगलों में होता था। आपको पता, शांति से, क्योंकि गुरुकुल मैंने आपको बताया एकदम आपके घरों से बहुत दूर होता था, शांति रहती थी जंगलों में। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, सॉइल क्या होता है, वाटर क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है। तो आप क्या, जब आप रियलिटी में चीज़ें देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। देयर वॉज नो प्रेशर लेड ऑन द स्टूडेंट रिलेटेड टू द स्टडी सो दैट दे कैन लर्न इफेक्टिवली। उस समय पे क्या था, कोई प्रेशर नहीं था, तुम्हें याद करना ही करना है, अच्छी रैंक लानी है, फर्स्ट आना है, नहीं। यहाँ पर क्या है, आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, जो बच्चा जिसमें समझे। जो बच्चा अगर पिक्चर्स के थ्रू समझ रहा है तो उसको पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा तो कोई पोयम के थ्रू, हर एक वे होता है सिखाने का। ठीक है, तो आपको उस पर बल नहीं डालना, उस पर प्रेशर नहीं डालना कि नहीं तुम्हें इसी वे में याद करना, याद हो मत तो हमें मतलब नहीं, बट तुम्हें याद करना है, मार्क्स तो तुम्हें लाना है, तभी मैं तुम्हें पास करूंगी। ऐसा आपको नहीं करना, बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, आपको उसको अच्छी तरीके से समझाना, क्योंकि टीचर्स का काम ही यही होता है। आप फोर्स नहीं कर सकते। टीचर्स अब तब अच्छे होते हैं जब हम हर एक स्टूडेंट्स की स्किल्स को समझ सके कि वो कहाँ तक, क्योंकि आपको बता, जरूरी थोड़े पूरे क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 स्टूडेंट ही 31st आ जाएंगे, या 30 के 30 मेरी बातों को समझ पाएंगे। बहुत से अच्छे बच्चे होंगे जो मेरी चीज़ों को एक बार में समझेंगे, किसी को 2 बार, किसी को 10 बार बताना पड़ता है। लेकिन आप बताओ, सबके समझने का अलग तरीका होता है, लेकिन समझ उन्हें भी आएगा। ठीक है, प्रेशर नहीं डालना है। द गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ क्यूरिकुलम, किंग एट दैट टाइम हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। उस समय पे क्या था, आपकी सरकार का कोई प्रेशर नहीं था कि आपका पूरा सिलेबस कैसा रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ नहीं। जैसे आज के टाइम पे तो यही है ना कि आपको एक पर्टिकुलर क्यूरिकुलम दे देंगे, पूरा आपका सिलेबस क्या होगा, ये पढ़ना है, तो ये आप नेक्स्ट में पहुंचोगे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, आपका जो राजा है वो मदद करता था ताकि आपकी एजुकेशन जो डेवलप हो सके, क्योंकि राजा अच्छा खासा पैसे वाला है, तो एजुकेशन के लिए और चीज़ें डेवलप कर सके, और चीज़ें बनवा सके, या बच्चों को जो जो नीड है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करता था। तो ये फ़ायदे होते थे। अब आते हैं, जब अगर फ़ायदे हुए हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी देख लो, नुकसान क्या होता है।
नुकसान है, वुमेन आर वर नॉट एडमिटेड टू गुरुकुल, सबको पता है। एक आपके गुरुकुल में एक तो आपके शूद्र और आपके वुमेन, ये सब के सब टेम्पल हुआ, आपके मंदिर हुआ, आपके एजुकेटेड प्लेस हुए, आपकी असेंबली हुई, इन सबको यहाँ अलाउ नहीं होता था। तो ये नुकसान भी थे, क्योंकि यहाँ सोसाइटी में मैन और वुमेन दोनों होते हैं, बट मैन को ही अलाउ होता था, वुमेन नहीं जा सकती थी। देवर का डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली क्षत्रिय वर अलाउड, एकलव्य वर नॉट गिवन एडमिशन टू द गुरुकुल। एकलव्य की कहानी सबने सुनी है, तो उन्हें गुरुकुल में नहीं, वो बाहर से पढ़ते थे क्लास से, याद होगा आप सभी को, क्लास के बाहर खड़े होकर अपनी सारी शिक्षा को, क्योंकि जिसको पढ़ना होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल जाओ क्लास में बैठो तभी आप चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। और ये नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ राजाओं के बेटे ही गुरुकुल जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। हर एक सोसाइटी के लोग, ये शूद्र नहीं जा सकते, ठीक है। आपके अनटचेबल लोग, ये सारे को अलाउ नहीं था गुरुकुल में जाना। तो ये चीज़ें भी थी। तो लेकिन जिसको पढ़ना होता है, जिसको सीखना होता है, वो कहीं भी कैसे भी सीख सकता है। सीखने की जगह सिर्फ स्कूल या क्लास नहीं होती, एक पर्टिकुलर जगह ये नहीं है, कहीं से भी आप शिक्षा को गेन कर सकते हो, ये आप सभी जानते हो। तो स्टूडेंट, ये था आपका आज का वैदिक पीरियड। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी का बुद्धिस्ट और मुस्लिम पीरियड में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी का पार्ट 2 हम सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे की जो भी इसका पार्ट 2 आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट या क्वेरी आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इसका पार्ट 2 जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।